नमस्कार दोस्तों, आर्टिमस आईएएस में आपका स्वागत है। आज से इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सीरीज को हम हिंदी माध्यम में भी कवर करेंगे। ठीक है। जो आपने आज देखा होगा, जो इंग्लिश मीडियम में जो आई है वीडियो, सब मटेरियल बिल्कुल सेम रहेगा और ये उन बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होगा जो बच्चे हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस की। तो इसका फॉर्मेट ये रहेगा कि आपको जो अखबार की क्लिपिंग मिलेगी वो इंग्लिश मीडियम में होगी, जैसा जो अखबार में आते हैं एक्सप्लेन्ड सीरीज। साथ साथ जो इनके नोट्स होंगे वो आपको हिंदी में मिलेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला आर्टिकल। आज हमारे पास हैं 5 आर्टिकल। वे 5 आर्टिकल हैं। पहला, ईयर ऑफ द स्नेक, हाउ चाइनीज कैलेंडर वर्क। तो चाइना के पंचांग के ऊपर है कि चाइना में नववर्ष 29 जनवरी से शुरू होता है, उसके बारे में कुछ खबर है। टैक्सेस एंड द सिटीजन, इसमें हम बात करते हैं देश में करों की, कि देश में कैसे कर होने चाहिए, जो टैक्स होते हैं, क्योंकि अब सरकार अपना बजट पेश करेगी, उसके बारे में कुछ न्यूज़ है। तीसरा है हमारा, यमुना में अमोनिया का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में। चौथा है कि भाई जो भीड़ से रिलेटेड है, जो अभी भगदड़ मची है, उसके बारे में है। और पांचवा है कैसे ध्रुवीय भालू, जो पोलर बियर होता है, उसके बाल से हम कैसे अपने कुछ जो कण हैं जो पोल्यूशन करते हैं पानी में या किसी भी चीज़ में, उसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। चीनी पंचांग एवं सांप का वर्ष। तो ईयर ऑफ द स्नेक, जो सांप का वर्ष के बारे में उसकी बात करते हैं। तो जो चीन का नववर्ष है वो 29 जनवरी 2025 को आरंभ हुआ है, जिसे सांप का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है इस बार। जो चीन में ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी कि जो जनवरी फरवरी, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी कैलेंडर, जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है जनवरी फरवरी वाला, उसकी तुलना से कुछ अलग है। जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है वो सूर्य के स्थिति पे चलता है। ठीक है। और लेकिन जो चीन का कैलेंडर है, जो चीन का पंचांग है, वो चंद्र सौर पंचांग का व्यापक उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें चंद्रमा की स्थिति और सूर्य की स्थिति दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, चंद्र सौर पंचांग। ठीक है। इसमें दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपका पंचांग बनता है। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं चंद्र सौर प्रणाली। इसमें प्रत्येक माह चंद्र चक्र पर आधारित होता है, किंतु सौर वर्ष से समायोजन हेतु कभी कभी एक अतिरिक्त माह जोड़ा जाता है। अब इसमें कह रहे हैं कि वैसे तो ये चंद्र चक्र पर आधारित है, ठीक है, ये चंद्र चक्र पर आधारित है, लेकिन जब कभी एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी कि लौंद का महीना जब आता है, लौंद का महीना यानी कि लीप ईयर, जिसको इंग्लिश में लीप ईयर बोलते हैं, ये जब आता है तो इसमें एक अतिरिक्त माह कभी कभी जोड़ दिया जाता है। ये है आपकी चंद्र सौर प्रणाली। और इसमें जो राशियों के बारे में, इसमें 12 वर्षीय राशि चक्र होता है। जैसे हमारे राशि होती है ना, उसी तरीके से इनके यहाँ भी राशियों का एक प्रणाली होती है। प्रत्येक वर्ष किसी एक पशु राशि से संबंध होता है। हर साल, जैसे कि मान के चलिए कि पिछली साल अगर चूहा था, इस बार बैल है, अगली साल बाघ होगा, और इस साल सांप है, तो 2025 का वर्ष सांप का वर्ष है। इससे पहले ये पूर्व में 2013 में भी आया था। अब हम क्यों बात कर रहे हैं कि सांप का वर्ष है और भारत से इसका क्या लेना देना है, ये खबर में क्यों है? तो सांप के वर्ष का महत्व इस चीज का है कि चीन की जो संस्कृति है, उसमें सांप को गूढ़ता, बुद्धिमत्ता और रणनीति का प्रतीक माना जाता है। किसका? गूढ़ता, बुद्धिमत्ता और रणनीति। इसका प्रतीक किसको माना जाता है? हमारे सांप को। इसे परिवर्तनशीलता एवं रहस्यवाद का भी द्योतक समझा जाता है। रहस्यवाद, परिवर्तनशीलता। अभी आप देखेंगे तो जो चीन है वो अपनी सब चीजों को काफी रहस्यमयी तरीकों से बढ़ा रहा है, एवं वो अपने में काफी ज्यादा परिवर्तनशीलता भी लेके आ रहा है। ये क्या दर्शाता है? चीन के आने वाली आगामी स्थिति को। अभी जैसे कि ओपन सोर्स का जो एआई है जो अभी चल रहा है, अमेरिका का जो एआई है, उसका नाम क्या है आपका? चैट जीपीटी। आप लोगों ने भी इस्तेमाल किया होगा। वैसे ही चीन का नया क्या है? डीप सीक एआई। तो इसका 2025 में लॉन्च किया जाना
आप सोच सकते हैं कि कैसे चीन परिवर्तनशीलता और अ, रहस्यवाद की तरफ और रहस्यमयी तरीकों से जिस तरीके से चीन आगे बढ़ता जा रहा है उसका भी ये प्रतीक माना जा रहा है। तो इससे आप इसको संबंध कर सकते हैं। तो पहला आर्टिकल क्या था हमारा? चीनी पंचांग एवं सांप का वर्ष। तो आइए अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा आर्टिकल हमारा टैक्स को लेके है, भारतीय कर प्रणाली एवं नागरिकों पर इसका प्रभाव। तो अभी आपने जैसे देखा होगा कि हमारी जो माननीय जो हमारी वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, उनके उनको काफी मजाकों का पात्र बनाया जा रहा है, उनके बारे में कई बातें कही जा रही हैं, सरकार का काफी मजाक बनाया जा रहा है क्या, कि सरकार इन जो हमारे नागरिक हैं, नागरिकों को काफी ज्यादा हद तक निचोड़ रही है, उनसे कर वसूल कर रही है और इसकी मार गरीबों पे बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो जो आगामी हमारा केंद्रीय बजट है 2025-26, जिसका आज का माननीय महामहिम श्री राष्ट्रपति महोदया द्वारा जिसका अभिभाषण आज हुआ है, उसके संदर्भ में भारत की कर रचना पर पुनर्विचार किया जा रहा है कि कैसे भारत की जो कर रचना है, जो हमारा जो किस तरीके से कर लेना, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर किस तरीके से लिया जाता है, उसके बारे में काफी पुनर्विचार किया जा रहा है, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। एक सामान्य धारणा है कि भारत का कर जो है वो जीडीपी के अनुपात में, जो कर से जो जीडीपी अनुपात है, जिसको हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो बोलते हैं, वो विकसित देशों के अनुपात में काफी कम है। ठीक है। तो सामान्य धारणा के विपरीत भारत का कर से जीडीपी अनुपात विकसित देशों की तुलना में अपेक्षित निम्न है। यानी कि अगर आपका जितना भी कर का प्रतिशत है और जितनी आपकी जीडीपी है, वह काफी कम है। अगर मान के चलिए आपको जीडीपी में अगर 100 रुपए मिलते हैं, आपकी टोटल जीडीपी 100 रुपए की है, तो कर से सरकार कितना वसूल रही है? वो सिर्फ 6 दशमलव या 6 रुपए के आसपास आता है। तो इतना कम है। अब देखते हैं, तुलना देखते हैं, भारत एवं अन्य देशों की कर संग्रहण की स्थिति क्या है। तो सरकारी व्यय के करों की भागीदारी परसेंटेज में, प्रतिशत में, जीडीपी के अनुपात में कर राजस्व, ये भी आपका प्रतिशत में। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि भारत में जो भारत की सरकार है, वो कर से, टैक्स से कितना खर्चा करती है टोटल। तो भारत की सरकार कर से टोटल खर्चा करती है 77.5%। अगर 100 रुपए का खर्चा है देश का, तो उसमें से 77.5 रुपए कहाँ से आते हैं? जो सरकार टैक्स वसूलती है वहां से आते हैं। यानी कि खर्चा हमारा बहुत ज्यादा कहाँ से आ रहा है? टैक्स से आ रहा है। वहीं जर्मनी में 53.7% है, अमेरिका में 57.5% है, चीन का डेटा हमें मालूम नहीं है इस बारे में। ये तो एक एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है? जीडीपी के अनुपात में कर का राजस्व, ये वाली बात, अगर 100 रुपए टोटल जीडीपी बन रही है, तो उसमें से कितने रुपए भारत में टैक्स से आ रहे हैं? तो भारत में केवल 11.7% आ रहे हैं। अगर 100 रुपए कमा रहा है देश, 100 रुपए की जीडीपी है देश की, तो टैक्स से मात्र 11.7 रुपए आ रहे हैं। वहीं जर्मनी में टैक्स का एक बड़ा हिस्सेदारी है, 23.5% की, अमेरिका का इसमें मालूम नहीं हमें, चीन की 17.6% की है। एक बार देख लेते हैं, अगर आर्टिकल में दिया हुआ है, अम, चीन की, हाँ, चीन की 22.3 है और आपकी अमेरिका की 26.89 है। तो हम नीचे लिख लेते हैं 26.89, 26.89, यानी कि इतना पैसा अमेरिका की सरकार टैक्स से बना रही है। भारत इसमें काफी कम है, यानी कि भारत टैक्स वसूलने में बहुत पीछे है, लेकिन भारत का जितना खर्चा होता है उसमें भारत सबसे आगे है, जो कि टैक्स से खर्चा करता है। अब देखते हैं भारत में कराधान प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, कि भारत में क्यों हम जो अपना कर वसूल करने की जो क्षमता है वो हमारी कम क्यों है। तो पहला है कर आधार का संकुचित होना, यानी कि टैक्स बेस का कम होना। कर आधार का संकुचित होने का मतलब क्या है, कि अगर 140 लोग हैं देश में, 140 करोड़ लोग देश में हैं, तो उनमें से केवल 6 लोग ही कर भरते हैं, जो प्रत्यक्ष कर है, यानी कि जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स। ठीक है, आयकर जो है आपका, वह केवल 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 6.25 करोड़ लोग आपका आयकर भरते हैं। देश में अप्रत्यक्ष करों का अत्यधिक निर्भरता बनी हुई है। अब जब आपके प्रत्यक्ष कर यानी कि इनकम टैक्स, आयकर, वह वहां भरने के लोग ही नहीं हैं, वो लोग जो टैक्स भरते, वो लोग भरते ही नहीं है टैक्स, वो बेस ही कम है, वो आधार ही नहीं है। इसीलिए सरकार को क्या करना पड़ता है, जो आपका अप्रत्यक्ष कर है, जो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि आपकी जीएसटी हो गई, उनको फिर
उस पे निर्भरता बनती है सरकार की, क्योंकि भाई सरकार को तो पैसा कहीं बना नहीं रही है, सरकार पैसा लेगी आपसे कर के हिसाब से, तो वे उस पे निर्भरता जीएसटी की बढ़ जाती है। अब इससे क्या होता है, इससे गरीबों पे और मार पड़ती है। ठीक है। अब अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एवं कर चोरी। एक तो वैसे ही लोग कर भर नहीं रहे हैं, टैक्स नहीं भर रहे हैं, ऊपर से कर की चोरी भी हो रही है। और एक अनौपचारिक अव्यवस्था भी है, अर्थव्यवस्था कैसे की, बड़ी मात्रा में नकद का लेन देन। अब नकद के लेन देन में आप उसको जांच नहीं कर पाएंगे ना, पैसा कहाँ से आया, काले धन की उपस्थिति, फिर कर संग्रहण, ये सब प्रभावित करती है आपके कर संग्रहण को। ठीक है, इससे आप अपनी टैक्स को संग्रह नहीं कर पाती है सरकार। फिर आती है प्रतिगामी कर संरचना। अब प्रतिगामी कर संरचना क्या होती है, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। ये रिग्रेसिव क्यों है, वस्तु एवं सेवा कर जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर उच्च कर की दरें निम्न आय वर्ग के लिए अधिक भारदायक सिद्ध होती हैं। जैसे कि अब रिग्रेसिव यानी कि प्रतिगामी कर संरचना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि प्रतिगामी कर संरचना ये होती है कि अगर आप किसी पे कर लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, तो आप ये नहीं देखेंगे कि कौन अमीर है कौन गरीब है, आप सब पे किस तरीके का कर लगाएंगे, आप सब पे कर लगाएंगे कि भाई समान तरीके से। मान के चलिए, आप मान के चलिए कि अगर 10 रुपए का बिस्किट मिल रहा है, तो वह अंबानी जी को भी 10 रुपए का मिलेगा और एक गरीब रिक्शे वाले को भी 10 रुपए का मिलेगा। अब मान के चलिए रिक्शे वाले की दिन की आमदनी है मात्र 100 रुपए, और उसका एक बड़ा हिस्सा यानी कि 10% हिस्सा चला जाता है बिस्कुट को खरीदने में। तो ये टैक्स कैसा हुआ, ये कर कैसा हुआ, ये हुआ प्रतिगामी कर संरचना। जैसे कि जीएसटी पेट्रोलियम उत्पादों पे। अब इससे क्या होता है, इससे महंगाई बढ़ती है, लोगों को टैक्स की मार गरीबों को झेलनी पड़ती है। आई बात मेरी समझ में। तो ये कैसा हो गया, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका रिग्रेसिव टैक्स। अब 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 आप मुझे बताइए कि इसको, इसकी उल्टा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर क्या होता है, एक तो होता है प्रतिगामी कर रिग्रेसिव, प्रगतिशील कर होता है कि आप देख रहे हैं कि कर लगाना है किस पे, उसकी आय के हिसाब से। आय कर आपका होता है प्रगतिशील कर। अगर किसी की 5 लाख तक आय है तो उस पर कोई कर नहीं लगेगा, 5 लाख से ऊपर है तो 3% या 2% लगेगा। तो इसको बोलते हैं प्रगतिशील कर। अब प्रगतिशील कर हमारे भारत में कम क्यों है, हम उसका लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि भाई हमारा जो संरचना है कर की, जो लोग कर भरते हैं वो लोग ही बहुत कम हैं। इसलिए भारत सरकार को किस पे जोर देना पड़ता है, आपके अप्रत्यक्ष करों पे, जैसे कि जीएसटी पे। अब इसमें सुधार कैसे किए जा सकते हैं, तो संभावित सुधारात्मक उपाय क्या हैं, कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हमें जो आयकर का आधार है उसका विस्तार करना पड़ेगा। ठीक है। और जो आपका कर प्रशासन है उसमें आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, जैसे कि आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जीएसटी प्रणाली का सरलीकरण करना पड़ेगा कि भाई जीएसटी जब लोग भरते हैं उसमें सरल तरीके से भरी जा सके, उसका आपका जीएसटी के दरों को कम करा जाए। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादों का भार, उसका पुनर्निर्धारण करा जाना चाहिए कि भाई किस तरीके से उसको कम किया जाए, गरीबों पे कैसे कम मार करे। तो इस बार के जो बजट पेश किया जा रहा है उस पे इन सब चीज़ों पे पुनर्विचार किया जा रहा है। तीसरा आर्टिकल है हमारा कि भाई यमुना नदी में जो अमोनिया प्रदूषण है उसके प्रभाव। तो दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना नदी में अमोनिया की उच्च सांद्रता के कारण शोधन संयंत्रों पर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अब जल शोधन संयंत्रों का मतलब होता है आपका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, एसटीपी आपने सुना होगा, जो पानी को साफ करते हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड को मजबूरन इनको बंद करना पड़ा, क्योंकि यमुना जी में अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अमोनिया प्रदूषण जो है वो पर्यावरणीय संतुलन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अमोनिया क्या होता है आपका, ये एक नाइट्रोजन का पदार्थ है। ठीक है। अब
अमोनिया प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो भाई पहला है आपका औद्योगिक अपशिष्ट। जो आपकी जो औद्योगिक जो इलाके हैं, जैसे कि हरियाणा और पंजाब में, वो क्या करते हैं, वो वहाँ की अपनी जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, वहाँ से अनौपचारिक जो होता है ना, अनौपचारित अपशिष्ट जो वहाँ का जो छोड़ते हैं पानी, वो उसको बिना उपचार किए पानी को छोड़ देते हैं। तो उससे जो यमुना नदी का जल है, उसमें उसके प्रवाह में दिक्कत आ रही है। ठीक है, उसका वो प्रवाह कर देते हैं वहाँ पे, तो उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण और बढ़ रहा है। आपने क्या किया, आपकी जो जो आपकी इंडस्ट्री हैं, जो आपकी जो इकाइयाँ हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं जहाँ पे वो चल रही हैं, तो आपने क्या किया, उनसे जो गंदा पानी निकलता है नालों में से, वो आपने सीधे बहती नदी में छोड़ दिया। आपको पहले क्या करना चाहिए था, उसका उपचार करना चाहिए था, उसमें से आपको प्रदूषण निकाल के और साफ पानी छोड़ना चाहिए था। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, आपने उसको बिना उपचार किए यमुना जी में छोड़ दिया। दूसरा स्रोत क्या है कि जो अब आपका अशोधित जो सीवेज है और जो घरेलू अपशिष्ट जल है, जो आपके घर से गंदगी निकल रही है, जो सीवेज से गंदगी निकल रही है, वो उसमें जो आपके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो अपर्याप्त हैं। ठीक है, उसके कारण जल में नाइट्रोजन का संचार बढ़ रहा है, नाइट्रोजन का संचय बढ़ रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन यौगिकों के जैसे कि आपका अमोनिया। ठीक, अब जो नदी का जो प्रवाह है उसमें मौसमी कमी आ रही है। जैसे कि सर्दियों में जल प्रवाह में गिरावट आती है। अब देखिए, अब जल प्रवाह कर रहा है तो सर्दियों में वह कम हो जाता है। जो जल की प्रवाह की जो आपकी गति होती है वह कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भाई प्रदूषक की जो सांद्रता, यानी कि कंसंट्रेशन, ये बढ़ जाता है। मान के चलिए, यहाँ पे अगर 1000 लीटर पानी है, 1000 लीटर पानी है और ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, प्रवाह ना के बराबर है इसका। इसमें अगर मान के चलिए मैं 1 लीटर डाल दूं आपका क्या, अमोनिया, जो कैसा है, एक प्रदूषण करने वाला घटक है। मैंने डाल दिया अमोनिया किसमें, 1000 लीटर पानी में। तो मान के चलिए कि क्या हो सकता है कि इसमें इसका कोई प्रभाव ना हो। लेकिन अगर यही पानी अब आपका ठहर गया, 1000 लीटर से ये सिर्फ मात्र रह गया आपका 100 लीटर, ये 1000 लीटर से आपका रह गया 100 लीटर। ठीक, ये पॉइंट लगा है, ये दशमलव लगा है, 1000 लीटर से 100 लीटर। अब 100 लीटर में 1 लीटर, हाँ भाई 1% हो गया। अभी कहाँ आपका 0.0001% था, अब सीधा ही 1% बढ़ गया। तो अब इसमें क्या यही है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि सर्दियों में जो जल प्रवाह की गिरावट से परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो प्रदूषकों की कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसके प्रभाव क्या हैं, तो भाई पेयजल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो आपका पानी पीने वाला है उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। फिर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संकट हो जाएगा ये, कि भाई जो जल में जीव रह रहे हैं वहाँ उस ऑक्सीजन कम हो जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। तो भाई जो ऑक्सीजन है वहाँ पे वो कम हो जाएगी। मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, त्वचा का संक्रमण हो सकता है, श्वसन संबंधी विकार हो सकते हैं, आपकी किडनी खराब हो सकती हैं, आपकी लंग्स खराब हो सकती हैं, आपको कैंसर जैसे भयानक रोग भी हो सकते हैं। अब इसका समाधान क्या हो सकता है, तो भाई जो सीवरेज ट्रीटमेंट के जो प्लांट हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको आपको सुदृढ़ करना होगा। जो औद्योगिक प्रदूषण है उन पे आपको कड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा। और जो अंतरराज्यीय जो आपका समन्वय है, अंतरराज्यीय समन्वय इसमें सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब एक अहम भूमिका निभाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, अंतरराज्यीय जो समन्वय है, कहाँ किस किस का, पंजाब का, हरियाणा का और दिल्ली का, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि तीनों राज्य आपस में मिलके कैसे यमुना के पानी को देखना है, कब पानी छोड़ा जा रहा है, और अगर पानी छोड़ा जा रहा है तो क्या उसका उपचार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तीनों राज्यों को आपस में एक अंतर्राज्यीय समन्वय को मजबूत करना होगा। अब देखते हैं हमारा चौथा आर्टिकल क्या है, धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन। अभी जैसा हम देखा है कि बहुत ही दुखद खबर आ रही है प्रयागराज से, कि महाकुंभ के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवाई भगदड़ के चलते हुए। तो जो हमारी एनडीए में है ना, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसकी कुछ संस्तुतियां आई हैं, उसकी कोई रिपोर्ट आई है, उसके बारे में देखते हैं। जो भारत में धार्मिक आयोजनों के दौरान भीड़ नियंत्रक का एक महत्वपूर्ण चुनौती हमेशा से रही है, उसके बारे में एनडीएमए ने कुछ संस्तुतियां दी हैं। तो एनडीएमए ने इस संदर्भ में कुछ सिफारिशों की प्रस्तुति की है, जैसे कि
अब उन्होंने बताया कि भीड़ प्रबंधन की जो मुख्य समस्या है वो समस्याएं क्या है। तो पहली समस्या है हमारी अत्यधिक भीड़ एवं संकरी निकाय व्यवस्था। एक तो भीड़ बहुत है। अब भीड़ बहुत है और निकास की कितनी है, वो जहां से निकास किया जाता है, जहां से निकला जाता है, वो बहुत संकीर्ण है। ठीक है, वो बहुत पतली हैं, वो गलियां जहां से निकला जाता है या संकरी हैं। अब मान के चलिए यहाँ पे 1,000 लोग हैं और अब कभी किसी के मुंह से कुछ निकल जाए कि भगदड़ मच गई, सच में नहीं मची हो लेकिन वो सच में मच जाएगी भगदड़। और फिर जब लोग यहाँ से भागेंगे, जो भगदड़ मचेगी, निकलने के रास्ता एक ही है ना। अब क्या होगा, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उस जगह से भागने की कोशिश करेंगे और उससे क्या होगा, जाने जाएंगी। ठीक है, जिससे भगदड़ की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। पहला क्या है, अत्यधिक भीड़ एवं संकरी निकास व्यवस्था, जिससे भगदड़ की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा क्या है, सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता। अब भाई मार्ग में कोई संकेत नहीं है कि भाई, अब मान के चला कि एक ही रास्ता नहीं था, उसके दो और रास्ते थे, लेकिन भगदड़ ऐसी मची कि सब एक ही तरफ लोग भागने लगे। तो भाई अगर मार्ग में संकेत होते कि भाई यहाँ से जाना है और भी रास्ते हैं, तो हो सकता है इतना बड़ा तादाद पे नहीं जान माल की कमी होती। दूसरा, पुलिस बल की सीमित तैनाती। पुलिस बल अगर तैनात भी है तो उसको उस तरीके की उसमें क्षमता नहीं है कि कैसे रोक पाएं, आपकी अत्यधिक भीड़ को कैसे प्रबंधन करना है, वो क्षमता हमारे पुलिस बल के पास नहीं है। तो वह हमें बढ़ानी है। तीसरा है आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की अक्षमता। जब आपातकालीन, जब इमरजेंसी होती है तो हमारे पास कोई प्रतिक्रिया तंत्र नहीं है, हम उसमें अक्षम हैं। तो शीघ्र निकासी हेतु प्रभावी तंत्र का अभाव हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब इन्हीं चुनौतियों को लेके एनडीएमए की संस्तुतियां क्या रही हैं। तो एनडीएमए की संस्तुतियां क्या हैं। पहली संस्तुति क्या है कि धार्मिक स्थलों की नगर योजना का उपनयन। ठीक है, उन्नयन। तो जो धार्मिक स्थलों की जो नगर योजना है, उसको हमें अच्छे से बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि विशेष प्रवेश एवं निकास मार्ग, कि यहाँ से, ये सिर्फ एक मार्ग है, यहाँ से सिर्फ आप जा सकते हैं, यहाँ से निकलना मना है आपको। तो निकलने का दूसरा रास्ता होगा। तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वन वे। इस तरीके से हमें धार्मिक स्थलों की जो नगर योजना का है, उसको हमें सुधार करना है। तकनीकी तकनीकी उपायों का उपयोग करना पड़े, जैसे कि सीसीटीवी, अब कैमरे लगाएं। एआई आधारित भीड़ विश्लेषण, कि भाई एक एआई का अगर हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह होगा, तो उसमें अगर कैमरों से वो लगा हुआ है, वो कैमरे से उसका समन्वय है, तो वह देख पाएगा कि कितने लोग निकल रहे हैं, उससे वो एक डेटा बना लेगा। अब उससे अगर वो डेटा बना लेगा तो देख लेगा कि भाई कितने यहाँ पे निकायों की ज़रूरत है, कितने यहाँ पे, कैसे कैसे हम निकास को सुगम तरीके से बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ संस्तुतियां हैं। तीसरी संस्तुति क्या है कि भाई विशेषीकृत पुलिस प्रशिक्षण। जो पुलिस प्रशिक्षण हो, वो एक विशेष पुलिस प्रशिक्षण हो, किस चीज में, भीड़ नियंत्रण में। ठीक है, भीड़ नियंत्रण में एक विशेष प्रशिक्षण हो, किस चीज का, पुलिस प्रशासन का। अब हाल ही में क्या क्या भगदड़ की घटनाएं कहाँ मची हैं। तो पहला, वैष्णो देवी में 2022 में 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और 6 लोग घायल हुए थे इसमें। ठीक है। दूसरा, मुंबई जो था एल्फिंस्टाइन ब्रिज पे 2017 में 23 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हुई थी और शायद से 17 इसमें घायल हुए थे। आया बात समझ में। तो ये जो हमारा चौथा आर्टिकल था, वो किस चीज पे था, भीड़ नियंत्रण पे। और संस्तुति किसने दी थी, हमारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अब इसके बारे में आप अपनी भारत की राज्य व्यवस्था में की जो बुक है, एम लक्ष्मीकांत, वहां से आप इसके बारे में पढ़ लें कि भाई ये एक आपकी संवैधानिक एक प्राधिकरण है या फिर एक कानून के द्वारा बनाया गया है, इसको लेके आप पढ़ लें। पांचवा है हमारा कि ध्रुवीय भालू का फर और फॉरएवर केमिकल्स का समाधान। फॉरएवर केमिकल्स यानी कि हमेशा रहने वाले। अब क्या है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया है कि ध्रुवीय भालू जो है, अपना पोलर बियर जो सफेद रंग का होता है, उसका फर यानी कि जो उसका बाल, जो उसके कोट होता है ऊपर का, जो पर्यावरणीय प्रदूषक को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। अवशोषित मतलब उनको सोखने की। क्यों, क्यों करता है ये, वो अभी हम देखेंगे। और ये शोध किसने किया है, जर्नल फॉर एडवांस स्टडी की पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ है। अब फॉरएवर केमिकल्स क्या होते हैं, पीएफएस। ये सिंथेटिक रसायन होते हैं जो नॉन स्टिक बर्तनों में पाए जाते हैं, अग्निरोधक फोम में पाए जाते हैं, वाटरप्रूफ वस्त्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका छाता हो गया, ठीक है, आपकी बरसाती हो गई, इसमें ये पाए जाते हैं। और जो
जिस जब हम आग से लड़ते हैं जो अग्निरोधक फोम होती है उसमें पाए जाते हैं। आपके नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, जो तवा आपने देखा होगा जिस पे आपकी रोटी या कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है, उसमें पाया जाता है, जो टेफलॉन होता है। ठीक है, तो ये पर्यावरण में दीर्घ काल तक विद्यमान रहते हैं। और जैव संचयन यानी कि बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? जब कोई चीज धीरे धीरे उस जीव में बढ़ती रहती है, यह घटक उसमें बढ़ते रहते हैं, उसके कारण उस पे प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं उस जीव पे, उसको बायो एक्यूमुलेशन यानी कि जैव संचयन बोलते हैं। अब ध्रुवीय भालू का फर इसमें क्या उपयोग ला सकता है, वो कैसे उसमें हमारी मदद कर सकता है? तो भाई, जो प्राकृतिक जल शोधन प्रणाली होती है हमारी, जो साफ करती है पानी को, ध्रुवीय भालू के बालों की जो संरचना होती है ना, वो छिद्र युक्त होती है। यानी कि कैसी होती है? उसमें छिद्र होते हैं काफी सारे, जिसको इंग्लिश में हम पोर्स बोलते हैं। वो पोर्स होते हैं जो विषाक्त पदार्थों यानी कि जो पोल्यूटेंट्स को छानने में सहायक हो सकती हैं। ठीक है, कैसे? मान के चलिए, अगर ये उसका जो फर है, बाल है, इसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इतना मोटा दिखाई देगा। तो इसके फर में कुछ छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या कर सकते हैं? उन जो हमारे विषाक्त पदार्थ हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं, वो अपने अंदर इसको सोख सकते हैं, समा सकते हैं। और इससे क्या हो सकता है? हम पानी को छान सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है इसमें, ये आपका शब्द याद रखना है, बायोमिमिक्री। बायोमिमिक्री क्या होती है? बायोमिमिक्री में दो शब्द हैं। बायो मीन्स जैव, मिमिक्री मीन्स नकल करना। तो इसको हिंदी में बोलते हैं जैव नकल। ठीक है, जैव नकल का कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं? तो वैज्ञानिक इस संरचना पर आधारित कृत्रिम तंतु विकसित करने का शोध कर रहे हैं। कृत्रिम तंतु मतलब सिंथेटिक। तो जैसे हमने, अब देखिए, अगर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हम सिंथेटिक क्यों बना रहे हैं, हम भालू के भालू की खाल ही उतार लें। तो मेरे भाइयों, भालू बचे ही, जो आपके जो ये ध्रुवीय भालू हैं, ये बचे ही 700-800 हैं मेरे ख्याल से, कुछ हजार भी नहीं बचे होंगे। ये इतने ही भालू बचे हैं। तो आप अब इतना पोल्यूशन हो गया है, इतना विषाक्त पदार्थ आ गए हैं, तो आप क्या सब भालुओं को मार डालेंगे? नहीं। हम भालुओं की इस चीज से कुछ सीखेंगे, बायोमिमिक्री करेंगे, जैव नकल करेंगे, इनके बालों को के जैसे पदार्थ को बनाने की हम कोशिश करेंगे कि हम उन पदार्थों को अपनी लैब में बना लें। इनकी संरचना पर आधारित हम कोई ऐसी चीज विकसित करें और इस पे हम शोध करें कि भाई ऐसे हम इन चीजों का इस्तेमाल करके पानी से या फिर किसी भी चीज से विषाक्त पदार्थों को छान लें। ठीक है, अब पर्यावरण संरक्षण में इसका क्या योगदान रहेगा? तो भाई, इससे हम जल प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकते हैं, और प्राकृतिक रूप से ये प्रेरित नवाचार हो सकता है, एक नई चीज कुछ आ सकती है, जो प्रकृति में रहकर हम उसका काम कर सकें। अब मुख्य परीक्षा हेतु कुछ सवाल हैं हमारे। तो ये हिंदी में भी मैंने आपको दिए हैं, और इंग्लिश में आपको चाहिए तो उसकी पीडीएफ भी है। ये जो वीडियो है, ये सिर्फ केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए हमने स्टार्ट की है, क्योंकि मैंने देखा कि हिंदी मीडियम के माध्यम के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम का जो अखबार होता है, पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इसलिए हमने इसको सुगम और सरल बनाया है। पहला आपका प्रश्न है, भारतीय कर संरचना के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का विश्लेषण करें तथा कर सुधारों हेतु उपयुक्त रणनीतियों का सुझाव दें। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, पूरा आंसर आपको मिल जाएगा ऊपर। चीनी पंचांग की विशेषताओं एवं भारतीय पंचांग के साथ इसकी तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करें। इसका आंसर भी ऊपर आपको मिल जाएगा, लेकिन भारतीय वाला ये आपको अपने होमवर्क में करके लाना है। तीसरा, भारत में जल प्रदूषण की समस्या को यमुना नदी में अमोनिया प्रदूषण के संदर्भ में स्पष्ट करें एवं उसके प्रभावों तथा समाधान पर चर्चा करें। ये मैंने आपको ऊपर पूरा बता दिया, कैसे यमुना जी में जो आपका अमोनिया बढ़ रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, वो कैसे उसको पूरा करें, वो भी मैंने आपको बता दिया। कैसे आपको अंतर्राज्यीय समन्वय, ये आपको ध्यान रखना है, अंतर्राज्यीय समन्वय। ठीक है, ये कैसे बढ़ाया जाए। चौथा है, भारत में धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। जो एनडीएमए की जो गाइडलाइंस, जो संस्तुतियां आई हैं, उसकी समीक्षा करें। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है ऊपर। फिर है बायोमिमिक्री, जो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है। बायोमिमिक्री आधारित तकनीकों के पर्यावरणीय अनुप्रयोगों की व्याख्या करें एवं ध्रुवीय भालू के फर से प्रेरित नवाचारों के संभावित उपयोग का पर चर्चा करें। ये भी मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया है, ये आपको हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी ये उपयोगी रहेगा। और ये नोट्स आपको हमारे जो पीडीएफ है, ये आप कहाँ मिलेगी? आपको ये हमारे
टेलीग्राम के ग्रुप में आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो यूपीएससी एवं अन्य सरकारी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये शेयर करें। और प्लीज़ हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।